हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन watching this video as per your time zone। तो भाई 10th क्लास आज हम हमारे चैप्टर नंबर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लेक्चर नंबर 3 लेकर आ गए हैं, जिसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेल एंड फीमेल पढ़ेंगे। ह्यूमन बींग्स में आज रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने एक में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से डिटेल में कवर करा और सेकेंड लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स कवर करा। तो जिसने वो दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं जाकर प्लेलिस्ट में अच्छे से देखो, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। चलिए भी आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले पता है ना क्या करना है भाई, लाइक करा करो, एक अच्छा सा कमेंट करा करो, मोटिवेशन मिलता है कि नहीं। कॉन्टिन्यूअस इतनी अच्छी सीरीज हम लेकर आ रहे हैं, अच्छा सा कमेंट, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या कमेंट करें, एक हार्ट ही भेज दो भाई कि मैम हमें दिल से आपकी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप अच्छा पढ़ाते हो, कुछ भी कमेंट करो। अच्छा नहीं लग रहा तो लिखो अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, ये दिक्कत आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, एनीथिंग, बस कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा वीडियोज को शेयर करो। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। बांध लो अपनी सीट बेल्ट, हेडिंग डाल लो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। रेड कलर का पेन ले लेते हैं भाई, लाल रंग, ब्लू आ गया। चलिए अब हमें पता है पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसमें भी हमने कहीं ना कहीं गैमीट्स की बात करी थी। हमने वहां पे स्टेमिन, पिस्टल, ठीक है, ये सब और उसके पार्ट्स, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन सब डिस्कस करा था। आज भी यहाँ पर हम मेल फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, कहाँ से स्पर्म आ रहा है, कहाँ से ओवा आ रहा है, फिर उनकी फर्टिलाइजेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन हो तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या होता है। तो चलिए, ह्यूमंस यूज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये सबको पता है कि आप, हम या कोई भी इस दुनिया में ह्यूमन बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग पैदा हुआ है तो उसके लिए 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट थी, उसके मम्मी और पापा की। सेक्सुअल मैच्योरेशन क्या होता है, मैच्योरिटी कब आती है, द पीरियड ऑफ लाइफ एंड द प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स। फीमेल जब ओवा प्रोड्यूस करना शुरू कर दे और मेल्स जब स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे, तब कहते हैं कि सेक्सुअली मैच्योर हो चुके हैं। दिस पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज कॉल्ड प्यूबर्टी, ठीक है, एज ऑफ प्यूबर्टी, जिसे हम टीन एज भी कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल क्या है, अपना अपना जर्म सेल्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो बड़ी सेंसिटिव एज होती है, उस एज में आपके सारे डेवलपमेंट्स, मैच्योरेशन उसी एज में होते हैं, ठीक है। जो आपकी एज चल रही है टीन एज जो है वही प्यूबर्टी की एज होती है, उसमें फर्स्ट टाइम आप ये सब चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस अपनी बॉडी में फील करते हैं। तो इट्स वेरी नॉर्मल, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में कोई आप पहला अजूबा नहीं हो कि आप ही के साथ ऐसा हो रहा है। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, कुछ भी बॉडी में चेंजेस फील हो रहे हैं, तो इट्स जस्ट नॉर्मल, नहीं हो रहा है तो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। चेंजेस इन प्यूबर्टी, क्या आज हम डिटेल में पढ़ेंगे भाई कि क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 10th क्लास में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अच्छे से इन चीजों को समझें, ठीक है। तो कॉमन इन, अच्छा, कुछ चेंजेस जो होते हैं वो मेल फीमेल यानी कि गर्ल्स और बॉयज में सेम होते हैं, पहले वही पढ़ लेते हैं। आर्मपिट्स में, ठीक, हेयर आना, जेनेटिकल प्राइवेट पार्ट्स में हेयर आना, ठीक है। स्किन बिकम्स ऑयली, कई बच्चों को हमने देखते हैं पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, ठीक है, तो वो बड़ा परेशान रहते हैं इस एज में। तो ये सब हो जाते हैं, कोई खास बात नहीं है। आप अच्छा खाएं, ऑयली चीजें ना खाएं, फास्ट फूड अवॉइड करें टीनेज में, अच्छा हेल्दी खाएं, क्योंकि ये एज आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल एज है। यही आपकी सारी ओवरऑल ग्रोथ को क्या करती है, तय करती है। चलिए जी, और कुछ चेंजेस जो हैं वो गर्ल्स और बॉयज में अलग अलग हैं। जैसे गर्ल्स में हम देखते हैं उनका ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है, बॉयज में हम देखते हैं उनके मॉस्टैक और ये सब आनी, मतलब फेशियल हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, मूंछें और दाढ़ी आना शुरू हो जाती है। गर्ल्स मेंस्ट्रुएट करना स्टार्ट कर देती हैं और बॉयज की आवाज जो होती है, जब बॉयज में एडम्स एप्पल होता है तो उनकी आवाज, अच्छा ये सबको पता है कि लड़कियों की आवाज थोड़ी तीखी होती है, 9th क्लास में भी हम ये पढ़ते हैं जब शार्पनेस पढ़ते हैं साउंड में। बॉयज की आवाज जो होती है थोड़ी लाउड होती है। तो इसी टाइम पे लड़के और लड़की की आवाज में डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट होता है। उससे पहले लड़के लड़की की आवाज में तब पता नहीं लगता, दोनों लगभग बराबर सा ही बोलते हैं, लेकिन आफ्टर एन एज अगर कोई बाहर बोलता है रूम के तो हमें पता लग जाता है कि कोई लड़का बोल रहा है या कोई लड़की या फिर कोई आदमी बोल रहा है या कोई औरत बोल रही है। तो गर्ल्स में ब्रेस्ट साइज,
ठीक है, हिप्स और थाइस का साइज भी इंक्रीज हो जाता है, और गर्ल्स में क्या है, मेंस्ट्रुएट करना भी स्टार्ट कर देती है, और बॉयज में फेशियल हेयर्स और ये आना शुरू हो जाता है। अच्छा, जेनेटिकल पार्ट्स में हेयर आना, आर्मपिट्स में हेयर आना, या फिर स्किन का ऑयली होना, ये दोनों ही में होता है, गर्ल्स हो या बॉयज हो, ये चेंजेस दोनों में होते हैं, और कुछ चेंजेस सिर्फ गर्ल्स में होते हैं और कुछ चेंजेस सिर्फ बॉयज में होते हैं। These changes signals that sexual maturity is taking place. अगर गर्ल्स मैंसुरेट करना स्टार्ट हो गई है, दैट मीन्स वो मेच्योर होना स्टार्ट हो गई है। बॉयज की अगर दाढ़ी मूछें आना शुरू हो गई है, मतलब वो मेच्योर होना शुरू हो गए हैं, मतलब वो बड़े होना शुरू हो गए हैं। चलिए अभी अब चलते हैं गैमीट्स क्या होते हैं। गैमीट्स आधा मैंने पहले ही कल के लेक्चर में, मतलब प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बात करी थी। गैमीट्स जो होते हैं वो सेक्स सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स होते हैं, जो कि टू पेरेंट्स से, मतलब मेल से मेल का आता है, फीमेल से फीमेल का आता है, और वो जब फर्टिलाइज करते हैं आपस में, मतलब फ्यूज करते हैं, तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और उससे जायगोट बनता है। तो सेल्स इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल्स यूज होते हैं उन्हीं को गैमीट्स उनका नाम है। जैसे मेल गैमीट को हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमीट को हम ओवम या एग कहते हैं ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं, अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पर्म और ओवम में डिफरेंस क्या है। ओवम जो होता है एग शेप का है, और जो स्पर्म है उसकी हेड होती है और टेल होती है, क्योंकि स्पर्म मूव करता है, ओवा मूव नहीं करता है। ओवा फीमेल बॉडी में रहता है, मेल की बॉडी से स्पर्म मूव कर कर जाता है। ठीक है, अब हम बात करें प्रोड्यूस इन टेस्टिस। अच्छा, जो मेल स्पर्म है वो मेल में प्रोड्यूस होगा, ठीक है, बट ऑब्वियस सी बात है, तो मेल में किस ऑर्गन में प्रोड्यूस होता है, टेस्टीज में प्रोड्यूस होता है। मोटाइल मतलब चलने वाला होता है, इसके पास टेल होती है, पूंछ होती है, सांप की तरह से चलता है। स्मॉलर देन फीमेल एक्सेल, दिखने में ही पता लग रहा है ये बड़ा है और ये छोटा है। आपकी बुक में ये शेप्स नहीं दी हुई है, बट मैंने एक्स्ट्रा समझाने के लिए बताई है, क्योंकि मुझे लगता है अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, तो अच्छे से आपको ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अच्छा, कंटेन्स एक्स एंड वाई, जो मेल स्पर्म होते हैं मेरे बच्चे, वो कुछ एक्स भी होते हैं कुछ वाई भी होते हैं, मतलब एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि फीमेल के पास ओनली एंड ओनली एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर हम ओवम की बात करें तो वो ओवरी में प्रोड्यूस होता है, जो कि फीमेल की बॉडी में होती हैं। नॉन मोटाइल मतलब चलता नहीं है, लार्जर बड़ा होता है मेल गैमीट से, और ओनली एक्स क्रोमोसोम कंटेन करता है। ये वाला जो स्लाइड है मेरा बच्चा, ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया है कि आपको पता होना चाहिए। हाँ, मोटाइल वाला क्वेश्चन आपके 10th क्लास में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मोटाइल होता है और कौन सा नहीं होता है। अब चलते हैं भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये बिल्कुल एनसीईआरटी का डायग्राम है, और सीबीएसई पूछ लेती है, डायग्राम की लेबलिंग पूछ लेती है। पिछले 4-5 सालों में तो खैर अब डायग्राम नहीं बनवाते हैं, अब डायग्राम्स नहीं बनवाते हैं भाई। ये क्यों? क्योंकि अब केस स्टडी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, तो डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन अब नहीं आता है। पहले आता था 2013 के आसपास, 2013 to 16 के आसपास आता था, जिसकी जब से एमसीक्यू ये केस स्टडी ये स्टार्ट हुए तब से डायरेक्ट 5 मार्क का क्वेश्चन नहीं आता। 2 to 1 या फिर 2.5 के क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि डायरेक्ट वो कहें ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नहीं, ऐसा नहीं होगा, डायरेक्ट डायग्राम नहीं आएगा, डायग्राम के बेस्ड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो आपको इस डायग्राम को अच्छे से समझ लेना है। इस डायग्राम को समझने के लिए हम पूरा टाइम लगाएंगे भाई, तभी फिर इसके पार्ट्स आगे डिफाइन करेंगे, अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले ये देखो भाई, यहाँ पे मैंने टेस्टीज दिखाई है डायग्राम में, ठीक है, ये टेस्टीज है। टेस्टीज जो होती है बेटा प्रोटेक्टेड होती है बॉडी में, ये स्क्रोटम से प्रोटेक्टेड है। ये टेस्टीज है, टेस्टीज जो है स्क्रोटम से, पूछा जा सकता है टेस्टीज किससे प्रोटेक्टेड है, स्क्रोटम से। अब टेस्टीज के अंदर ये देखो, ये कॉइल दिख रही है ना, ये एपिडिडिमस होती है, ठीक है, एपिडिडिमस होती है, ठीक है, और ये टेम्परेरी स्टोर के लिए होता है। जैसे ही अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया टेस्टीज का काम क्या है मेरा बच्चा, स्पर्म बनाना। टेस्टीज का काम क्या है, स्पर्म बनाना। स्पर्म क्या होते हैं, जर्म सेल्स। स्पर्म क्या होते हैं, जर्म सेल्स, ठीक है, मतलब सेक्स सेल्स, मतलब गैमीट, मेल गैमीट का नाम स्पर्म होता है। तो यहां से टेस्टीज ने स्पर्म बनाया, और स्पर्म बनाकर इसमें स्टोर कर लिया। अब स्टोर करने के बाद यहां से ये देखो ट्यूब है, इसको कहते हैं वासा डेफरेंस, ठीक है, यहां से चली, यहां देखो
यहां तक आ गई। अब यहाँ पे देखो दो ग्लैंड्स है, एक है प्रोस्टेट ग्लैंड और एक है सेमिनल वेसिकल। ये दो ग्लैंड क्या करेगी, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, आपसे पूछा जाएगा 1 मार्क में केस स्टडी में। ये डायग्राम बना के आपसे 4 क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताओ कहां बन रही है, टेस्टिस में। फिर बाद में ट्यूब कौन सी है, वास्ट डिफरेंस, एक ट्यूब है। उसके बाद यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल का काम है कुछ लिक्विड्स इसमें सीक्रेट करना, इसको स्पर्म को खाना देना, न्यूट्रिशन देना और इसको और इजीली मूव करने में हेल्प करना। ये ट्यूब से मूव करता हुआ आ रहा है ना, इस ट्यूब से मूव करता हुआ आगे आया, यूरेथ्रा के थ्रू पीनस से बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये ब्लैडर है जिसमें यूरिन स्टोर होता है। यानी कि समझने वाली बात है, मेल्स में या तो स्पर्म आउट होगा या फिर यूरिन आउट होगा, दोनों एक टाइम पे नहीं होते हैं, क्योंकि मेल्स में यूरिन वाला चैनल भी यही है और स्पर्म इजेक्ट आउट करने का चैनल भी यही है। यानी कि जब स्पर्म बाहर निकल रहा है बॉडी से तो उस टाइम यूरिन नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है मेल्स के समझने की। ठीक है, तो टेस्टिस हो गई, स्क्रोटम से प्रोटेक्टेड हो गया, एपिडिडिमस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, यहाँ पे दो ग्लैंड्स हो गई, ये यूरेटर हो गए, यूरेटर से यूरिन आता है, यूरिन यहाँ से निकलता है, यहाँ से स्पर्म आता है, दोनों एक चैनल से जुड़ते हैं लेकिन दोनों एक साथ नहीं आते हैं। फिर यूरेथ्रा से स्पर्म बाहर आ जाता है पीनस के थ्रू, इस ऑर्गन के थ्रू, पीनस के थ्रू बाहर आता है यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट हम इन्हीं को डिटेल में पढ़ते हैं। टेस्टिस क्या होता है भैया, समझ लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस क्या होता है, पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इन स्क्रोटम। दो होती है टेस्टिस, पेयर होती हैं स्क्रोटम के अंदर, इनसाइड द स्क्रोटम ये प्रोटेक्टेड होती है, विच इज प्रेजेंट आउटसाइड। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, विच इज प्रेजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बातों पे ध्यान दो, बिल्कुल एक एक बात जरूरी है भाई। और आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, हमारे जो मेल्स हैं उनके एब्डोमिनल कैविटी समझते हैं, बॉडी के बाहर है टेस्टिस और पीनस। ऐसा क्यों, स्क्रोटम हैज रिलेटिवली लो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जो फीमेल की बॉडी है, ओवरी उसके अंदर होता है, ओवरी बाहर नहीं होती है, ओवरी अंदर होती है। ठीक है, एग अंदर बनता है, फ्लॉपियन ट्यूब अंदर है, सब अंदर है। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर टेस्टिस बॉडी के बाहर है, क्योंकि उनको टेम्परेचर, स्पर्म बनने के लिए टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए। और आपको और डिटेल में बताऊं तो 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए। हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेरा बच्चा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो मान लीजिए 37 पर स्पर्म नहीं बनता है, इसलिए जो बॉडी के बाहर टेस्टिस है वो लोअर टेम्परेचर देती है स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये अच्छी जानकारी है कि टेस्टिस बाहर क्यों होती है और ओवरीज अंदर क्यों होती हैं, क्योंकि ओवरीज ओवा बनाने के लिए जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो यूज करती है, जबकि जो टेस्टिस हैं उसको स्पर्म बनाने के लिए टेम्परेचर थोड़ा कम चाहिए, इसलिए वो बॉडी के बाहर होती है। मेल जर्म सेल स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड हेयर, कहाँ पर, टेस्टिस में। ये 1 मार्क में केस स्टडी में या एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, स्पर्म कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में। स्टोर कहाँ होते हैं, टेम्परेरी एपिडिडर्मिस में होते हैं, किस ट्यूब से चलकर आते हैं, वास डिफरेंस से। मेल जर्म सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द टेस्टिस रिलीज। अच्छा, टेस्टिस दो चीज कर रही हैं, एक तो ट्यूब में स्पर्म भी डाल रही है, दूसरा टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन भी रिलीज करती है, जो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के टाइम चैप्टर नंबर इससे पिछला 6 में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था कि मेल्स जो हैं, मेल्स की टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती हैं, जो कि बॉडी में होने वाले सारे चेंजेस करवाती हैं। टेस्टिस के फंक्शन क्या है, एक तो रेगुलेट करना स्पर्म प्रोडक्शन को, और जितने भी प्यूबरिटी के चेंजेस है वो लेकर आना, क्योंकि टेस्टिस ही टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है, जिसकी वजह से प्यूबरिटी में फेशियल हेयर्स आना या कोई भी बॉडी में जो चेंज हो रहा है, मेल की बॉडी में सारे प्यूबरिटी वाले चेंजेस टेस्टोस्टेरोन लेकर आता है, जो कि टेस्टिस रिलीज करती है। आगे चलते हैं अभी, वास डेफरेंस, इट पासेज स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस अप टू यूरेथ्रा। पूरी एक ट्यूब है, बीच में हमने देखा 2 ग्लैंड्स भी थी और बाहर निकल रही थी। यूरेथ्रा क्या होता है, इट इज अ कॉमन पैसेज ऑफ बोथ द स्पर्म एंड यूरिन। एक एक एनसीईआरटी की लाइन डिकोड कर रहे हैं भाई, स्पर्म और यूरिन दोनों का पैसेज यूरेथ्रा होता है, और जिसकी आउटर कवरिंग पीनिस होती है।
ग्लैंड्स कौन कौन सी एसोसिएटेड है, एक तो है सेमिनल वेसिकल और दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, यहां से भी क्वेश्चन आना निश्चिंत है। देयर सिक्रेशन टू द स्पर्म, वो दोनों क्या कर रही है, कुछ सीक्रेट कर रही है, कुछ निकाल रही है, कुछ रिलीज कर रही है किसके अंदर, जो स्पर्म ट्यूब में से चलकर आ रहा है। दिस फ्लूइड, ये लाइन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस फ्लूइड प्रोवाइड नरिशमेंट, खाना देता है टू द स्पर्म एंड मेक इट्स ट्रांसपोर्ट इजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपसे पूछा जाएगा असर्शन रीजन में कि प्रोस्टेट ग्लैंड एंड दे ऐड द सिक्रेशन टू द स्पर्म, और नंबर 2 रीजन में कह देंगे बिकॉज बाय एडिंग दिस दे प्रोवाइड नरिशमेंट एंड मेक इट्स ट्रांसपोर्ट इजी। तो ये दोनों बात ट्रू है बिल्कुल। एनसीईआरटी की एक एक लाइन ही तो उठाई जाती है भाई क्वेश्चंस के लिए, तो इन लाइंस को दिमाग में बिठा लो कि ऐसा होता है। तो हमारे जो मेल बॉडी में जो स्पर्म की इजी मूवमेंट है उसमें कौन हेल्प करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल। स्पर्म along with secretion of the gland form semen, स्पर्म प्लस में दीज ये सिक्रेशंस, ये सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, सीमेन। तो आपसे अगर पूछे स्पर्म और सीमेन में क्या फर्क है, तो स्पर्म है, स्पर्म प्लस जो भी सिक्रेशंस हुई है इन ग्लैंड से उनको मिलाकर हम क्या कहते हैं, सीमेन। यानी कि सीमेन में स्पर्म होता है लेकिन स्पर्म में और सिक्रेशंस नहीं होते हैं। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे ये खत्म हो चुका है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इतना ही है भाई, अच्छे से डायग्राम को समझना है और फिर पूरा इसका पढ़ लेना है, यहीं से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे। अब हम अगला टॉपिक चलते हैं भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका भी हम पहले डायग्राम, जैसे अभी मेल रिप्रोडक्शन का सिस्टम का पढ़ा वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम अच्छे से समझेंगे ताकि उसके बाद इसके पार्ट समझने में हमें कोई भी दिक्कत ना आए। उसके बाद आज हम यहीं तक करेंगे, कल हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ करेंगे भाई और एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए भाई, अब सबसे पहले यहां देखिए हमारे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ये देखिए ओवरीज होती है, ये ओवरीज है मेरे बच्चा, दोनों साइड में ये ओवरीज है। ठीक है, ओवरीज जो है ये देखिए इस ट्यूब के ऐसे ऐसे मुंह लगा हुआ है, ऐसे लगा, ठीक है, हाथ से ऐसे पकड़ा हुआ है, तो यहां से 1 महीने ये एग रिलीज करती है, 1 मंथ ये एग रिलीज करती है, दोनों अल्टरनेट काम करती है। पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये है, समझ लो अच्छे से। ठीक है, ये इन दोनों का काम क्या है, एग रिलीज करना। ठीक है, लेकिन 1 मंथ ये एग रिलीज करती है, 2nd मंथ ये एग, 1 महीने में एक ही एग अमूमन रिलीज होता है। हाँ, अगर आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल मतलब दिक्कत है, इम्बैलेंस है, तो एक टाइम में 2 या 3 भी रिलीज हो सकते हैं, बट जनरली एक वुमेन को एक टाइम में एक ही एग रिलीज होता है नॉर्मल कंडीशंस में। जैसे यहाँ ओवरी से, किसी भी ओवरी से एग रिलीज हुआ, मानो यहां से एग रिलीज हुआ, ओवा जिसको एग कहते हैं, ओवम कहते हैं, तो वो कहाँ आया, फ्लोपियन ट्यूब में आया। ये पूरी फ्लोपियन ट्यूब है, यहां से यहां तक फ्लोपियन ट्यूब में आता आता फिर वो नीचे आएगा यहाँ पे यूटेरस में। ठीक है, अब 2 कंडीशंस है। अगर मानो मेल और फीमेल की मेटिंग हुई है, मतलब इंटरकोर्स हुआ है, तो अगर स्पर्म आया है वजाइना से, तो स्पर्म को पता लग जाता है कि किस टाइम कौन सा एग रिलीज होना है। तो मान लीजिए कि उनकी फर्टिलाइजेशन होनी है, ठीक है, उनका इंटरकोर्स हुआ है, ठीक है, तो यहां पर क्या है, जब मानो इनमें से किसी ने भी एग रिलीज करा, मानो इसने करा, तो ये फ्लोपियन ट्यूब में एग है, तो स्पर्म दौड़ा 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 फ्लोपियन ट्यूब में ही चला जाता है और दोनों का क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो चुका है। तो क्या बन गया, जायगोट बन चुका है। जायगोट बन गया, तो अब जायगोट आकर यूटेरस में क्या होता है, इम्प्लांट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको इम्प्लांटेशन पर हर साल सवाल आया, प्लेसेंटा पर हर साल सवाल आया, ये प्रीवियस ईयर के सवाल है भाई, मस्ती मजाक की बात नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, मैं बहुत डिटेल में समझा रही हूं, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर स्पर्म और ओवा फ्यूज हुए तो फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब जायगोट बन गया, जायगोट आकर वुमेन की यूटेरस में इम्प्लांट मतलब धस जाता है और पूरे 9 महीने में एक बच्चा बनता है यूटेरस के अंदर, वुमेन के यूटेरस में, जिसको हम गर्भ कहते हैं, वॉग कहते हैं, इसके अंदर बनेगा बच्चा और यहाँ पे ये सीवेक्स है और वजाइना है।
ठीक है। तो यहाँ वजाइना और सिविक्स स्पर्म एंटर करता है और लेटर ऑन जब 9 मंथ्स के बाद डिलीवरी होती है तो भी वो नॉर्मल पैसेज इसी से होती है, इसी से बच्चा बाहर निकलता है। तो इट्स अ वेरी मतलब सैल्यूट है वुमेन्स को कि वो मतलब इतना मतलब उस टाइम इतना पेन होता है, लेबर पेन जिसे कहते हैं डिलीवरी के टाइम पे, आप खुद सोच सकते हैं। ये वजाइना है, ये सिविक्स है और यहाँ से पूरा एक बेबी को आउट करना है। अब हम समझते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन ना हुआ तो मतलब एग आया लेकिन कोई स्पर्म नहीं मिला, मतलब किस मेल और फीमेल का इंटरेक्शन नहीं हुआ, तो क्या होगा, वो ओवा आएगा और यहाँ पर फीमेल की बॉडी एवरी मंथ यहाँ पे इन वॉल्स को, यूटरस की वॉल को, जैसे हमारे घर मेहमान आते हैं, कितनी सुंदर बात है, मतलब अपने आप सैल्यूट करने का मन करता है कि अगर हमारे घर कोई मेहमान आता है हम उसके लिए तैयारी करते हैं, भुजिया बिस्कुट जो भी हमें मंगाना है, अच्छी से अच्छी चीजें हम मंगाते हैं। अगर मेहमान ने कह दिया हम नहीं आ रहे तो हम क्या करते हैं, खुद दिखा लेते हैं, वो वेस्ट हो गया। हम यही कहते हैं ना, इतना सब कुछ बनाया कोई आया तो है नहीं, अब ये तो वेस्ट ही हो गया, कुछ खुद खाया कुछ फेंक दिया। यही है, एक्स्ट्रा बचा हुआ खाना थोड़ी है, बासी खाना थोड़ी रखेंगे, वो फेंक देंगे, वो वेस्ट ऑफ है हमारे लिए। वैसे ही वुमेन की बॉडी एवरी मंथ, सोचने वाली बात है, मतलब गॉड जी ने कितना बढ़िया वो बनाया है। एवरी मंथ वुमेन की बॉडी यहाँ पर यूटरस में ब्लड जमा करती है, वॉल्स को थिक करती है, यूटरस की अपनी दीवारों को खून से सींचती है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी में मम्मियाँ कहती है ना कि मैंने तुम्हें अपने खून से सींचा, वो इसीलिए कहती है कि अपना जो ब्लड है वो यहाँ पे वॉल्स को थिक करने में यूज करती है। बट अगर कोई स्पर्म नहीं आया, मतलब इंटरेक्शन नहीं हुई, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो ये सारा ब्लड क्या है, वेस्ट है। ये सारा ब्लड तो वेस्ट है। अब एक्स्ट्रा ब्लड जो था वो तो वेस्ट है, तो वो एक्स्ट्रा ब्लड भी यहीं से झड़ जाएगा, ये थिक वॉल झड़ जाएगी और वजाइना से सारा खून बाहर आ जाएगा। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, टू रिमेंबर दिस कि फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, तो वो खून काम आ जाएगा। मेहमान आ गए तो वो भुजिया बिस्कुट काम आ गया ना, तब तो वो खून जो जमा करा वो काम आ गया। लेकिन अगर बेबी नहीं आया, मेहमान नहीं आए, तो वो हमारे लिए वेस्ट हो जाएगा। यही पढ़ रहे हैं। ओवरी क्या होता है बेटा, एक पेयर ऑफ ओवरी होती है एब्डोमेन के दोनों साइड। फीमेल जर्म सेल्स एग्स इसी से प्रोड्यूस होते हैं। एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ गर्ल thousands of immature eggs are present। ये इंपॉर्टेंट बात है, जब एक लड़की पैदा होती है, छोटी सी एक बच्ची को जब माँ एक जन्म देती है, उसी टाइम पे उसकी बॉडी में बहुत सारे इमेच्योर एग्स होते हैं। ये बातें आप +1 +2 में और डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इमेच्योर एग्स के साथ ही वो पैदा होती है, ठीक है। थाउजेंड्स, बहुत हजारों इमेच्योर एग्स के साथ होती है और फिर जब वो प्यूबेरिटी की एज में आती है, 13-14 ईयर की एज में आती है, तो एक एक सेल मेच्योर होना शुरू करता है। एट द ओन सेट, जब उसमें प्यूबेरिटी आती है, सम ऑफ दीज एग्स स्टार्ट मेच्योरिंग। जैसे ही प्यूबेरिटी आती है वो सेल्स मेच्योर करना शुरू हो जाते हैं और तभी उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। जब एग मेच्योर होगा वो फ्लोपियन ट्यूब में आएगा, फ्लोपियन ट्यूब से यूटेरस में आएगा। यूटेरस की लाइनिंग उसके लिए मोटी हुई हुई है, लेकिन अगर उसको स्पर्म नहीं मिला तो वो लाइनिंग टूट जाएगी और वो ओवम भी डेड हो जाएगा और सारा का सारा सिविक्स वजाइना से बाहर निकल जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गई तो वो यूटेरस में धंस जाएगा और 9 महीने में पूरा एक बेबी बनकर सिविक्स वजाइना से बाहर निकलेगा। 1 egg is produced every month by one of the ovary। हर महीने एक ओवरी एक एग निकालती है नॉर्मल कंडीशंस में। ovary or the fallopian tube receives the egg produced by the ovary and transfer it to the uterus। ठीक है, एग जो है वो रिसीव कौन करता है, हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब रिसीव करती है, ओविडक्ट रिसीव करती है और उसको यूटरस तक भेजती है। तीन ही तो चीजें, ओवरी ने एग रिलीज करा, फ्लोपियन ट्यूब ने रिसीव करा और ट्यूब से होता हुआ यूटरस में आ गया। फर्टिलाइजेशन क्या होता है मेरे बच्चा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स फ्लोपियन ट्यूब में ही हो जाता है, क्योंकि स्पर्म अगर एंटर करा तो भागा भागा जाएगा फ्लोपियन ट्यूब में और जायगोट बनाकर ही उसे यूटरस में लाएगा और यूटरस उसमें इम्प्लांट, यूटरस में वो धस जाएगा यूटरस की लाइनिंग में। यूटरस, इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर द डेवलपमेंट ऑफ बेबी टेक्स प्लेस। यूटरस वो गर्भ है बेटा, माँ का गर्भ जिसे हम कहते हैं, जिसमें पूरा का पूरा बच्चा डेवलप करता है, ग्रो करता है। 9 महीने तक माँ अपना जो खाना पीना है सब कुछ उसे देकर उसको पूरा प्रोटेक्ट करती है। यूटरस ओपन्स इनटू द वजाइना थ्रू द सिविक्स। यूटरस जो है सिविक्स और वजाइना के थ्रू बाहर की तरफ ओपन होता है।
फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, अब दो कंडीशन है, जब एग फर्टिलाइज हो जाए और एग फर्टिलाइज ना, समझा हमने सारा दिया, बट एनसीईआरटी लाइन से दोबारा पढ़ा देती हूँ। स्पर्म एंटर वजाइनल पैसेज से स्पर्म एंटर करा जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तब, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ तो बॉडी में कोई स्पर्म नहीं है। दे ट्रेवल अपवर्ड, ऊपर की तरफ स्पर्म चल पड़ा, सीधा वो ओविडक्ट करा, वेहर उसको एग मिल गया, अगर एग बाई चांस उसी टाइम रिलीज हुआ है तो उसको मिल गया और वो फर्टिलाइजेशन हो गई और जायगोट बन गया। और जायगोट क्या है, सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, एंड एम्ब्रियो गेट इम्प्लांटेड इनटू द लाइनिंग दीवारों ऑफ द यूटेरस when they continue to grow and develop to become fetus, बाद में पूरा बच्चा बनता है धीरे धीरे। hence the uterus prepare itself every month, यानी कि यूटरस अपने आप को हर महीने तैयार करती है कि मुझे अगर कोई बच्चा आया, कोई एम्ब्रियो आया, कोई जायगोट आया, कोई फीटस आया, तो मुझे उसको क्या करना है, नर्चर करना है, खाना देना है, सींचना है। द लाइनिंग थिकन्स, लाइनिंग हर महीने मोटी होती है, एंड इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड, खून से पूरा उसको हर महीने तैयार किया जाता है टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड, मदर ब्लड से वो न्यूट्रिशन लाता है, हर चीज उसको मदर के ब्लड से मिलती है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। ठीक है, इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल containing villi on the embryo side of the tissue. On the other side are blood spaces which surround the villi. एक साइड में जो हमारे पास इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, पूछा जाएगा प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा पे सवाल पक्का आएगा। इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल कंटेनिंग विली। यूटेराइन वॉल जो होती है हमारी वुमेन की दीवार, मानो ये वॉब है वुमेन का, यहाँ पर हमारे पास क्या होती है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, एक ऐसे बिल्कुल ही ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके बाद में वो एम्बिकल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। ऑन द मदर साइड, मदर की साइड पे ब्लड है पूरा which surround the villi, and these provide the large surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to embryo. मदर की बॉडी से सब कुछ पास होकर कहाँ जाता है, एम्ब्रियो में जाता है। द ड्वेलिंग एम्ब्रियो विल ऑल्सो जनरेट वेस्ट, अब बच्चा है तो वेस्ट भी आएगा, खाना खाएगा तो वेस्ट भी, पूरा एक बच्चा है मदर की बॉडी में, ठीक है, वो खाना भी खा रहा है, वो सांस भी ले रहा है, वो सब कुछ कर रहा है, और मदर की बॉडी से ही वो ले रहा है। मदर जितना खा रही है वो अपनी खुद भी खा रही है, वो अपने बच्चे को भी खिला रही है, अंदर के अंदर ही, मतलब जो एम्बेलिकल कॉर्ड है, प्लेसेंटा है, उनके थ्रू। और बाद में जो बच्चा वेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो भी मदर की बॉडी से ही बाहर निकल रहा है, which can removed by the transfer them from the mother's blood. वो वेस्ट भी मदर की ब्लड में आता है, और मदर के ब्लड से मदर की बॉडी से सब कुछ कौन कर रहा है, प्लेसेंटा कर रहा है। तो प्लेसेंटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल कंटेनिंग विली ऑन द मदर साइड ऑफ द टिश्यू। नेक्स्ट चलते हैं भाई, द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ। पूरी डेवलपमेंट होने में उसको क्या लगते हैं, 9 महीने लगते हैं। द चाइल्ड इज बोर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, और जब पूरे 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं, माइंड जो है वो सिग्नल्स भेजता है, या बॉडी से हार्मोन रिलीज होते हैं ऐसे ऐसे कि भी पूरा बेबी तैयार हो गया। उस टाइम मदर की बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस आती हैं, बहुत लार्ज अमाउंट में पेन होता है, और बॉडी से सिविक्स और वजाइना के थ्रू यूटरस से बच्चा बाहर निकल जाता है। द टाइम फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन, जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन हुई है और जब बच्चा पैदा हुआ है, इस पीरियड को कहते हैं गेस्टेशन पीरियड, और ये अराउंड 9 मंथ्स का होता है। तो एक एक लाइन इस टॉपिक की इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की प्लेसेंटा से क्वेश्चन आता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चन आता है, ठीक है, डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आता है, फ्लोपियन ट्यूब से, ओवरी से, सिविक से, वजाइना से। फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, इन सब पे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ये 9 मंथ्स का यहाँ पर हो चुका है। अब देखिए ये डायग्राम, ठीक है, यहाँ पर कितने सुंदर तरीके से इस डायग्राम में दिखाया गया, जैसे जो हमने बोला, अभी ये लाइन दोबारा बता देती हूँ तुम्हें। जैसे इसने बोला डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है प्लेसेंटा, क्योंकि प्लेसेंटा बच्चों को ना ऐसे समझ में नहीं आती ओरली, तो मैंने एक सुंदर सा डायग्राम तुम्हारे लिए दिखा दिया है, ठीक है। यूटेराइन वॉल में क्या होती है, धसी हुई है कौन, प्लेसेंटा, और ऐसे विली होती हैं जो बच्चे को ऐसे पकड़ के रखती हैं, ठीक है, पकड़ के रखना पड़ेगा ना। और प्लेसेंटा से एक एम्बेलिकल कोड लगा लो जो बच्चे की नाभि से कनेक्टेड होती है। सारा इस डायग्राम में समझो, ये रहा देखो,
ये हमारे पास एम्बेलिकल कोड है, ये जो कोड होती है बच्चे की नाभि से कनेक्टेड होती है। और ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा देखो एक डिस्क लाइक एक डिस्क की तो है, ये डिस्क है जो यहाँ पर ये यूट्रन वॉल है, ये सिविक्स वजाइना ये बाहर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। जो इधर वाली साइड तो विली है जो बच्चे को पकड़ी हुई है, बच्चे को जैसे बच्चा यहाँ से शुरू होता है ना तो बच्चे को पकड़ी हुई है। और यहाँ पर क्या है, हमारे पास ब्लड वेसल्स है, पूरा ब्लड से सराउंडेड ही तो है। तो मदर वाली साइड ब्लड है और बच्चे वाली साइड विली है जिससे वो पकड़े हुए हैं, हाथ है जिससे पकड़े हुए हैं। फिर ये पूरा यूटरस है जिसमें पूरा 9 महीने बच्चा अच्छे से ग्रो कर रहा है। अभी एम्बेलिकल कोड से यहाँ से वेस्ट मटेरियल गया, प्लेसेंटा में गया, मदर की बॉडी में गया, बाहर निकल गया, यहाँ से खाना आया, बच्चे में गया, तो बच्चा इसी के थ्रू सब कुछ कर रहा है। ये इसको हम फीटस कह रहे हैं, ये यूटरस है। ये तो बात हो गई तब जब एग फर्टिलाइज हुआ था, ये कहानी तब की थी। अब दूसरी कहानी, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, द यूटरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग, हर महीने तैयारी तो पूरी करता है। द लाइनिंग ऑफ द यूटरस, तैयारी में वो क्या करता है, लाइनिंग को स्पंजी बनाता है, सॉफ्ट सॉफ्ट रखता है ताकि मेरा बच्चा आए तो सॉफ्ट सॉफ्ट गद्दे में सोए, जमा स्पंजी और थिक बनाता है सपोर्ट करने के लिए एम्ब्रियो को। जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, द लाइनिंग इज नॉट नीडेड लॉन्गर, अब वो लाइनिंग नहीं चाहिए। दिस लाइनिंग, अब इसलिए वो लाइनिंग टूट जाएगी and comes out of vagina as the blood and mucus। बच्चा ओवा भी जो आया है वो डेड हो चुका है तो म्यूकस की फॉर्म में बाहर आ जाता है। दिस साइकिल टेक्स प्लेस एवरी 28 डेज, हर महीने ये साइकिल रिपीट करता है, हर महीने एग बाहर आता है, हर महीने लाइनिंग थिक होती है, अगर नहीं आया तो महीने के एंड में वो टूटकर बाहर निकल जाती है। तो ये हमने दोनों कंडीशंस पढ़ ली। आज के लेक्चर में हमने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्म कैसे बना, क्यों वो जो टेस्टीज हैं वो बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती हैं, पूरा प्रोसेस पढ़ लिया। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने ओवरी, फ्लोपियन ट्यूब, वजाइना, अच्छे से पूरा हमने यूटरस को डिटेल में पढ़ा, लाइनिंग थिक कब होती है, लाइनिंग टूट कब जाती है, फर्टिलाइजेशन होगी तो कैसे होगा, प्लेसेंटा में बच्चों को दिक्कत आती है, वो मैंने बड़े ही सुंदर डायग्राम से कराया। अब तुम्हें देखकर भूलोगे नहीं कि प्लेसेंटा एक डिस्क है जो यूटेराइन वॉल में धसी हुई है, तो जो बच्चे को पकड़ कर रखती है और न्यूट्रिशन देती है, उसी के थ्रू एम्बेलिकल कोड है और उसी से सारा न्यूट्रिशन इधर से इधर होता है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम ये लेक्चर शायद चैप्टर खत्म ही हो जाए क्योंकि अब तो कुछ नहीं बचा, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और जनरल बातें बची हैं। तो अगले लेक्चर में होपफुली ये चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।